नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम 7 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। वही रोज़ाना की तरह अपन बात करें तो पहले पॉइंट्स मैं गिना दूं। कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या थी? जयंती। दूसरा एक टॉपिक आया कि भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो अमेरिका में खोला गया है। तीसरा, राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजीव स्वरूप जी। कौन बने हैं? राजीव स्वरूप। और राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। तो राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? प्रवीण गुप्ता। प्रवीण गुप्ता। तो वही अपन डे रूटीन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे कि डे रूटीन के अकॉर्डिंग बात ये कर रहे थे कि साहब हम टॉपिक तो लेंगे करंट का, लेकिन उसके माध्यम से सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जयंती महत्वपूर्ण नहीं है, उससे महत्वपूर्ण ज़्यादा कि वो किसके लिए हमारे टॉपिक से जुड़ते हैं। दूसरा, भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय खोला गया है। तो डायरेक्ट करंट तो हो गया कि भाई कहाँ पर खोला गया, तो अमेरिका में खोला गया, लेकिन इनडायरेक्ट करंट में हम योग के बारे में बात करेंगे। राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कौन बनाए गए? राजीव स्वरूप। ये कौन सा करंट हो गया? डायरेक्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम मुख्य सचिव के बारे में बात करेंगे। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? प्रवीण गुप्ता। अब हम इसकी डिटेल कर रहे हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। सबसे पहले कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री थे। देश के पहले उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्हीं के मतलब जो उद्योग मंत्री रहते हुए देश की पहली औद्योगिक नीति बनी थी 1948 में। 1948। तो देश की पहली औद्योगिक नीति कब बनी? 1948 में। और किसके नेतृत्व में बनी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो देश की पहली औद्योगिक नीति बनी थी उसका मुख्य फोकस किस पे था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व है। सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व है। इसका मतलब हो गया कि सरकारी और निजी दोनों मिलकर के अपना काम करते हैं, तो उसको सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व बोलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की मेन परिभाषा हो गई सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व है। तो हमारा प्रश्न हो गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहले उद्योग मंत्री थे। पहले उद्योग मंत्री, उन्हीं के नेतृत्व में पहली औद्योगिक नीति बनी। कब बनी? 1948। और औद्योगिक नीति में मुख्य फोकस किस पे किया गया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक 1952 में ये पार्टी बनी थी। मतलब 1951 में बनी, 52 में एक्टिवेट हुई। तो 52 में ये पार्टी बनी। कौन सी? भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो भारतीय जनसंघ थी वही आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्वगामी संस्था कौन होगी? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूर्वगामी संस्था कौन सी है? भारतीय जनसंघ है। तो भारतीय जनसंघ के बारे में हमने बात की। ठीक है। तो अब आ गया ऑटोमेटिक हमारा भारतीय जनता पार्टी। तो ऑटोमेटिक ये टॉपिक क्या बन गया? राजनीतिक दल बन गया। राजनीतिक दल। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। 1980। इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और इस पार्टी का जो उद्देश्य है वह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और निशान इसका है कमल का फूल। कमल का फूल। और अब हम बोलेंगे भाई वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के कौन हैं? तो सतीश पूनिया। सतीश पूनिया। तो आप वर्तमान तक आ गए। मैंने फिर बोला है भारतीय जनसंघ ही आगे जाके क्या बनती है? भारतीय जनता पार्टी बनती है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका उद्देश्य क्या है पार्टी का? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कमल का फूल क्या है? निशान। पहला अध्यक्ष कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। और प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सतीश पूनिया। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से सारी चीज़ों को बताया है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से एक पॉइंट बन गया आपका इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का कौन सा? उद्योग वाला। और इधर दूसरा पॉइंट बन गया पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का। तो ये पहला पॉइंट है। अब अपना आइए दूसरे में।
भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो अमेरिका में खोला गया। ये डायरेक्ट करंट हो गया। अब योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब योग टॉपिक हो गया। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ना। अब इसका जो मूल भाव है वो ये है कि हमारा शरीर है वो दो भागों में दो चीज़ों से बना हुआ है, बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड, तो बॉडी एंड माइंड, तो तन और मन, तन और मन, तो तन और मन का संतुलन ही क्या है? योग है। योग आज के संदर्भ में प्रासंगिक क्यों हो रहा है कि आज के संदर्भ में क्या शारीरिक मेहनत तो क्या हुई है? कम, और मानसिक मेहनत क्या हुई है? ज़्यादा। तो शारीरिक और मानसिक मेहनत का इनबैलेंस होता है, तब हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। नंबर 1 हमारी सबसे बड़ी इन दिनों की बीमारियां हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, आपका कौन सा शुगर, एक आपका मोटापा। ये सब बीमारियां जो हैं मेन जड़ है, हृदय रोग, ये सब क्यों हैं? ये तन और मन का संतुलन न होने के कारण है। तन और मन का संतुलन न होने के कारण है। आज अपन बात करते हैं डिजिटल युग आ गया। अब डिजिटल युग आ गया तो आदमी माइंड पर क्या कर रहा है? फोकस ज़्यादा कर रहा है, लेकिन शरीर को पूरी तरह से क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। तो शरीर और मन का संतुलन नहीं होगा तो अनेक प्रकार की व्याधियां होंगी, और अनेक प्रकार की व्याधियां आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा इनको दूर करने में सबसे प्रासंगिक कौन है? योग। कौन है? योग। योग का काम क्या है? तन और मन में संतुलन स्थापित करना। अगली बात देखिए, योग का जनक जो है वो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। भारतीय योग का जनक कौन माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। अब पतंजलि का कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। हिस्ट्री में आगे आप शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग का क्या था? पुरोहित। इनकी पुस्तक का नाम कौन सा है? योग सूत्र। कौन सा? योग सूत्र। और योग सूत्र में महत्वपूर्ण चीज क्या है? अष्टांग योग। कौन सा? अष्टांग। 8 योग के तत्व हैं जिन पर बल दिया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको 8 योग बोलते हैं। तो ये अष्टांग योग हो गया। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा हो गया। अब है पतंजलि आधुनिक योग का जो जनक है, आधुनिक योग का जनक है वो कौन है? बीकेएस आयंगर। बीकेएस आयंगर। और बीकेएस आयंगर के प्रयासों से ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं हम? 21 जून को। और कब से शुरू हुआ था? तो 2015 से। 2015। तो हमारा भारतीय योग का जनक कौन है? पतंजलि। आधुनिक योग का जनक कौन है? बीकेएस आयंगर। इन्हीं के प्रयासों से आपका 21 जून को क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। समझ गए? अब अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं भारत में योग पे काम कर रही है। पतंजलि योगपीठ कहाँ पर है? हरिद्वार। कहाँ पर है? हरिद्वार, उत्तराखंड में। जिसका संस्थापक कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। अब बाबा रामदेव अभी कोविड-19 जो कोरोना की दवा के लिए हाल ही में क्या रहे हैं? चर्चित रहे हैं। समझ गए? तो बाबा रामदेव योग विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे कहाँ पर खोला गया? बेंगलोर में। और राजस्थान की बात करें तो योग महाविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? तो उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर। अब आप ऑटोमेटिक जोड़ सकते हो अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर खुला है वो कहाँ पर खुला है? अमेरिका में। भारत में योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। और हमारे यहाँ पे कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। और पतंजलि योगपीठ जो चर्चित रही है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड, हरिद्वार, उत्तराखंड। तो ये योग के बारे में हमारी सारी की सारी बात हुई जो हमने बात बताई। तो ये भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय अमेरिका। ठीक है। तीसरा जो है, राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए राजीव स्वरूप जी को। किसको? राजीव स्वरूप। अब राजीव स्वरूप जी को नए बनाए गए हैं तो इस पे आप देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे को देखिए तो देखिए इसको प्रशासनिक ढांचा भी बोल सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी बोल सकते हैं। कौन से बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो हम बोले हम वैसे का वैसा उठा रहे हैं विश्व से। तो विश्व में विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है महासचिव, यूएनओ का महासचिव। यूएनओ का जो महासचिव है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? प्रशासनिक अधिकारी। समझ गए? और जो अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। और फिर आते हैं अपने भारत में। तो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेट जो है वो आपके कौन है? कैबिनेट सचिव। कौन है? कैबिनेट सचिव। वो कौन है? राजीव गाबा। राजीव गाबा।
और राजस्थान के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके कौन हैं? राजीव स्वरूप। और गांव के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ग्राम सचिव है, जिनका आजकल नाम कर दिया वीडीओ। कौन सा? वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, गांव का ग्राम सचिव, राज्य का मुख्य सचिव और देश का कैबिनेट सचिव और विश्व का महासचिव, और इन्हीं का सचिवालय होता है। क्या होता है? सचिवालय। अब देखो, विश्व के लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, भारत के लेवल पे केंद्रीय सचिवालय, राजस्थान के लेवल पे राजस्थान सचिवालय और गांव के लेवल पे ग्राम सचिवालय। अतः गांव सचिवालय का मुखिया कौन हो गया? ग्राम सचिव। राज्य सचिवालय का मुखिया कौन हो गया? मुख्य सचिव। और केंद्रीय सचिवालय का मुखिया कौन हो गया? कैबिनेट सचिव। और विश्व के मुख्य सचिवालय का मुखिया कौन हो गया? के महासचिव एंटोनियो गुटारेस। तो ये नाम भी हो गए और सारी की सारी बात आ गई। तो ये मुख्य सचिव होता है। तो अब हम थोड़ी सी बात इसमें और जोड़ सकते हैं कि मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य में मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य में मुख्यमंत्री करता है और मुख्य सचिव का कार्यकाल अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब जब चाहे मुख्यमंत्री उसको हटा सकता है। समझ गए क्या मेरी बात? तो ये आपका मुख्य सचिव के बारे में बात हुई। अब है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं अभी प्रवीण गुप्ता। कौन है? प्रवीण गुप्ता। तो इनके बारे में बताया। हमारे यहाँ पे इस पर कन्फ्यूज का क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन मतलब प्रभावित भी करता है। देखिएगा, यहाँ पे राज्य में दो अधिकारी होते हैं। एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त। आपको ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी राज्य निर्वाचन आयोग का जो हेड होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, क्योंकि आयोग का मतलब हो गया कमीशन और कमीशन का हेड कौन हो गया? कमिश्नर। तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। एक तो आयोग का हेड कौन हो गया? आयुक्त। समझ गए क्या मेरी बात? वो तो है प्रेम सिंह मेहरा। अब आप कहोगे साहब ये क्या काम करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग या आयुक्त है वो केवल पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। किसके चुनाव करवाता है? पंचायत और नगर पालिकाओं के। तो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और जिसका हेड कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। और जो कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। अब होता है निर्वाचन अधिकारी। अब निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो प्रवीण गुप्ता अभी बनाया गया। अब आप पूछोगे इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, देश में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है। कौन होता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, लोकसभा के चुनाव करवाता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, विधानसभा के चुनाव करवाता है, विधान परिषद के चुनाव करवाता है। तो वो जो चुनाव करवाता है तो राज्य में उसकी हेल्प जो करता है ना, वो कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी। तो बिल्कुल आप स्पष्ट कर लीजिए, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो तो केवल पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएगा, और राज्य निर्वाचन अधिकारी है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की चुनाव करवाने में क्या करेगा? हेल्प। तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, सब चुनावों में क्या करेगा? हेल्प। तो इस प्रकार से दो अधिकारी राज्य में होते हैं। एक तो कौन है बोलो? एक तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि है और एक आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, जो बेसिकली आपका क्या काम करता है? पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। इस प्रकार से हमने अब तक कितनी न्यूज़ ली है? चार न्यूज़ के माध्यम से हमने सारे सब्जेक्ट्स को समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आप डे रूटीन में करते हो, तो अगर आप 50 क्लास से भी करते हो ना टोटल, तो आपका पूरा सिलेबस इसके अंडर में आ जाता है। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।